जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 से 1825 1885 के बीच में अनेक ऐसे आंदोलन हुए, ऐसी घटनाएं हुई जिसने कि बहुत तेज़ी के साथ भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण माना जाता है। जैसे धार्मिक व सामाजिक सुधार हुए, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा शिक्षा का इस कालखंड में बड़ा तेज़ी के साथ विकास हुआ तथा युवाओं में राजनीतिक चेतना बहुत तेज़ी से पैदा होने लगी। तो इसी का परिणाम था कि बहुत से जो पहले संस्थाएं थी प्रांतीय लेवल की, अब इन सब के मन में एक विचार आया कि देश के हित के लिए, देश के आज़ादी के लिए एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए। तो उसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 ईस्वी में। इस काल में जैसा हमने बात की कि भारतीय इस तथ्य के प्रति बहुत तेज़ी से सजग हो रहे थे कि हमें एक समान भाषी कार्यक्रम की संरचना की आवश्यकता है तथा एक सामूहिक मंच की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसमें कि सभी लोग इकट्ठे होकर अपने विचार रख सकें। स्वतंत्रता संघर्ष के निमित्त जनता को शिक्षित करने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता है, ऐसा भी बहुत से लोगों का मानना था तथा इस प्रकार के संगठन की सामाजिक आधारशिला मजबूती के साथ पहले ही रखी जा चुकी थी। इसके साथ साथ देश के विभिन्न भागों में के बहुत से भारतीयों ने एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने की योजना पर एक के बाद एक काम करना शुरू कर दिया था। पश्चिमी भारत में दादा भाई नौरोजी, न्यायमूर्ति रानाडे, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, रहमतुल्लाह मोहम्मद शियानी, बदरुद्दीन तैयब जी, दक्षिण में जी सुब्रमण्यम, आनंद चार्डू, पूर्वी भारत में WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, लाल मोहन घोष और कालीचरण बनर्जी इस दिशा में अग्रणी रहे। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर ही दिया, लेकिन यह प्रयास बहुत सफल नहीं हुआ। इस विचार को अधिक ठोस रूप मुंबई के गुट के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने दिया। उन्होंने देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं को दिसंबर 1885 में बम्बई में इकट्ठा करने के A.O. ह्यूम के प्रयास में समर्थन किया। ह्यूम एक अंग्रेज थे जो भारत की नागरिक सेवाओं से अवकाश प्राप्त कर चुके थे। इन नेताओं ने भारतीय कांग्रेस की स्थापना का निश्चय किया। प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। कहा गया है कि कांग्रेस की स्थापना को प्रोत्साहन देने के पीछे ह्यूम का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी सुरक्षा नलिका की व्यवस्था करना था जिससे कि मध्यम शिक्षित भारतीयों में बढ़ता हुआ असंतोष है उसको बाहर निकाला जाए। शिक्षित वर्ग के असंतुष्ट राष्ट्रवादियों और असंतुष्ट किसानों को एक साथ होने से रोकना उनका मुख्य मकसद था। एक नरमपंथी राष्ट्रीय आंदोलन को संरक्षण देकर उन्होंने उम्मीद की थी कि वे उसे नियंत्रण से बाहर जाने से बचा लेंगे, लेकिन ऐसा समय के साथ साथ संभव नहीं हुआ। जो भी हो, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का यह स्पष्टीकरण काफ़ी अपर्याप्त है। अधिक से अधिक यह कांग्रेस की स्थापना में एक सीमा तक श्री ह्यूम की भूमिका को स्पष्ट करता है, क्योंकि उन दिनों में जो भी संगठन बनाए जाते थे, जो भी एसोसिएशन बनाई जाती थी, ब्रिटिश लोग उन्हें शक की दृष्टि से देखते थे तथा बहुत जल्दी ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती थी। तो इसलिए उन्होंने A.O. ह्यूम का साथ लेना आवश्यक समझा कि कम से कम इस संस्था को ब्रिटिश लोग संदेह की दृष्टि से नहीं देखेंगे। राष्ट्रवादी जो आरंभिक राष्ट्रवादी लोग थे वे विदेशी सरकार के जी हजूरी न होकर ऊंचे चरित्र वाले देशभक्त पुरुष थे। उन्होंने श्री ह्यूम से इसलिए सहयोग किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके शुरू के राजनीतिक प्रयत्न सरकारी विद्वेष का शिकार हों। बाद में 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले को इस
की ओर इशारा करते हुए लिखना पड़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता था। यदि ऐसा अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कोई भारतीय आगे आता तो अधिकारी उसे अस्तित्व में आने ही नहीं देते। यदि कांग्रेस के संस्थापक एक महान अंग्रेज एवं अवकाश प्राप्त विशिष्ट अधिकारी न होते तो चूंकि उन दिनों राजनीतिक आंदोलन संदेह से देखा जाता था, शासन में कोई न कोई बहाना बनाकर इस आंदोलन को दबा दिया होता। इसमें कोई संदेह नहीं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ छोटे स्तर पर संकोचपूर्वक मंद गति से लेकिन संगठित रूप से देश की आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष आरंभ हुआ। इस काल के सभी बड़े समाचार पत्रों की स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म से बहुत पहले हो चुकी थी, जैसे बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, संजीवनी और बंगाली, मद्रास में हिंदू, स्वदेश मित्रम, आंध्र प्रकाश और केरल पत्रिका, मुंबई में मराठा केसरी, इंदु प्रकाश और सुधारक, उत्तर प्रदेश के एडवोकेट, हिंदुस्तानी और आज़ाद, पंजाब के द ट्रिब्यून अखबार आजम और कोहिनूर उस दौर के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में शामिल थे। प्रारंभिक दौर के राष्ट्रीयवादियों ने जो कार्य किए वो बहुत ही ठोस थे। राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधे संघर्ष के कार्यक्रम इतिहास की कार्यसूची में अभी शामिल नहीं था। कार्यसूची में शामिल थे राष्ट्रवादी भावना को पैदा किया जाए, उसे गहन किया जाए, राष्ट्रवादी राजनीति के दायरे में भारतीय जनता को अधिक से अधिक लाना, उन्हें राजनीतिक आंदोलन और संघर्ष के लिए प्रशिक्षित करना, ये उनकी प्राथमिकता थी। मांगों को व्यवस्थित रूप से रखना, एकता की भावना को लोगों के बीच में जगाना, भारत निर्माण की प्रक्रिया कैसे की जाए, ये सभी जो उद्देश्य हैं, यह एजेंडे हैं आरंभिक दौर के उदारवादी जिनको कहा गया, ये उनके एजेंडे में थे। साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन, इस दौर के जो राष्ट्रवादी थे, सबसे बड़ा जो उनका हम कहेंगे कि योगदान है वो साम्राज्यवाद के आर्थिक विवेचन में है। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक काम उनका साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन था। उन्होंने उस वक्त के आर्थिक शोषण के तीनों रूपों यानी व्यापार, उद्योग तथा वित्त पर ध्यान दिया। उन्होंने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूलभूत लक्षणों यानी भारत को कच्चे माल का उत्पादक के रूप में प्रयोग करना, ब्रितानी उत्पादों को बाजार में बेचना तथा विदेशी पूंजी का हिंदुस्तान में लगाना, इस पर विशेष उन्होंने ध्यान दिया तथा इसका उन्होंने विरोध भी किया। इस दौर के राष्ट्रवादियों ने भारत की बढ़ती हुई गरीबी की चर्चा अपने लेखों तथा भाषणों में हमेशा की तथा उसे ब्रिटेन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण से जोड़ा। इन राष्ट्रवादियों ने परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग के विनाश और आधुनिक उद्योगों के विकास में बाधित करने वाली सरकार की अधिक नीतियों की निंदा भी की। आधुनिक उद्योगों को विकसित करने का सुझाव दिया। स्वदेशी का सुझाव भी इन्हीं आरंभिक राष्ट्रवादियों ने दिया कि यदि हमें अपने हस्तशिल्प उद्योगों को बचाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए तथा इंग्लैंड से बने हुए उत्पादों को बायकॉट किया जाए। इसके अलावा बहुत से प्रशासनिक सुधार भी इन लोगों ने किए। प्रशासनिक कदमों के निर्भय आलोचक थे। उन्होंने भ्रष्टाचार, अक्षमता तथा दमन में लिपटी हुई प्रशासनिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किए। प्रशासनिक सेवा की उच्चतर श्रेणी के पदों का भारतीयकरण किया जाए, यह मांग उनकी हमेशा रही। यह मांग आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक आधार पर प्रस्तुत की गई। आर्थिक आधार यह कि यूरोप वासियों को दिए जाने वाले ऊंचे वेतन के कारण भारतीय वित्त पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ता था। भारतीय आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करते थे ब्रिटिश प्रशासक। इसके साथ साथ उन्हें वेतन ज़्यादा मिलता था, उनको प्रमोशन ज़्यादा मिलती थी। पुलिस और सरकार के एजेंटों का व्यवहार आम जनता के प्रति क्रूरतापूर्ण तथा दमनकारी भी था।